दोस्तों और साथियों, सऊदी अरब में लगभग 12 पाकिस्तानी लड़कियों की बोली लगाई जाती है और फिर उनको एक जगह से दूसरी जगह पर बेचा जाता है। 12 की 12 लड़कियां पाकिस्तानी थी, बहुत खूबसूरत थी और सब लगभग 20 साल से 30 साल के बीच की उम्र की थी। अच्छे बदन की थी, खूबसूरत, बढ़िया। लेकिन उनको जब सऊदी अरब बुलाया गया तो उनको नौकरी का झांसा देकर के बुलाया गया। सभी लड़कियां जो थी पाकिस्तान की, वो गरीब घरों से थी और शायद उसी गुर्बत की, उसी मजबूरी की वजह से उन्होंने सऊदी अरब का रुख किया था। सऊदी अरब पहुंचने के बाद उनको एक ऐसी जगह पर भेजा गया जहां वो लड़कियां पहुंचते ही समझ गई थी कि उनके साथ धोखा हुआ है। और दोस्तों, ये आज मैं आपको ये पहली बात या उन पाकिस्तानी लड़कियों के साथ ये कोई पहली बात नहीं है जब सऊदी अरब में किसी को, लड़कियों को या औरतों को बुलाने के लिए या आदमियों को बुलाने के लिए उनको सपने दिखाए जाते हैं, उनको अच्छी सैलरी के सपने, उनको अच्छी जॉब, अच्छे खाने पीने के, अच्छे रहन सहन के सपने। सऊदी अरब इंसान पहुंचता है, वो सोचता है सऊदी अरब एक ऐसी पाक सरजमीन है जहां मक्का है, जहां पर मदीना शरीफ है, जहां पर हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, जहां से इस्लाम का आगाज़ हुआ। आज हम सभी मुसलमान, ख़ास करके सभी मुसलमान हज़रत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं। उनकी ये तालीम तो है ही नहीं जैसा कि आजकल सऊदी अरब में। दोस्तों, सऊदी अरब का सख्त कानून होने के बाद भी वहाँ पर ऐसे ऐसे क्राइम सामने आते हैं कि जब इंसान सुनता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। आज ऐसी ही आपको 12 औरतों की एक दर्दनाक कहानी मैं आपको सऊदी अरब की सुनाने जा रहा हूँ। उन 12 औरतों को कैसे झांसे में फंसाकर, कैसे नौकरी का लालच देकर पाकिस्तान से एक एजेंट सऊदी अरब भेजता है और जब वो सऊदी अरब पहुँचती है तो फिर उनके साथ क्या क्या घटता है, कैसे कैसे उनके साथ क्या क्या हुआ, कैसे वो फिर छूटी, कैसे ये बात सामने आई, ये सब आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर एक कानून है कि बाहर के मुल्कों से गया हुआ जो मजदूर होता है, वो हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश ही नहीं, किसी भी मुल्क से जब वो जाता है तो वो जो रहता है वो कफील के अंडर रहता है। यानी वहाँ के कानून के हिसाब से कफाला उसको कहा जाता है और कफाला के तहत कोई भी मजदूर जो आएगा वो कफील यानी वहाँ के शेख के अंडर रहेगा और इसी वजह से वो उसके कंपनी में अगर गया है तो वो कंपनी में बगैर पूछे, बगैर कहीं किसी से इजाज़त लिए नहीं जा सकता। तो उसके जो कागजात होते हैं, उसका जो पासपोर्ट होता है वो कंपनी द्वारा जब्त कर लिया जाता है, यानी रख लिया जाता है अपने पास। क्योंकि वो आदमी जब पासपोर्ट उसका जब्त हो गया, जब उसका पासपोर्ट रख लिया गया तो अब अपनी मर्जी से वो उस विदेश धरती से अपने देश नहीं जा सकता। अब क्योंकि बाहर आने के लिए तो पासपोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट पहुंचेगा तो पासपोर्ट चाहिए। इसलिए सबसे बड़ा हथियार जो सऊदी लोगों के पास बाहर के आदमी को मजबूर करने का और अपने तरीके से अपनी उंगलियों पर जो नचाने का होता है वो यही है कि कोई भी मजदूर या कोई भी औरत हो, आदमी हो, बूढ़ा हो, जवान हो, जब वो सऊदी अरब पहुंचते हैं तो उनका पासपोर्ट जो है वो सऊदी कफील रख लेता है। अब चाहे वो ज़िंदगी भर वहाँ रहे, चाहे वो कितना भी टाइम वहाँ पर काम करे, 10 साल, 20 साल, 50 साल, लेकिन वो रहता गुलामी में ही है, अपना आज़ाद अपनी मर्जी से नहीं रहता। घर आना है, अपने मुल्क आना है तो उसको ये अपने शेख से इजाज़त लेनी होगी कि मैं घर चला जाऊं। दोस्तों, बड़ी ही दर्दनाक और बड़ी ही हैरतनाक ये कहानी है। सुनकर के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके भी आंसू आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे बस रिक्वेस्ट कि मैं जहां से कहानी को छोड़ी है वहीं से शुरू करूंगा, आगे आपको बताऊं कि क्या क्या हुआ उन लड़कियों के साथ। सारी की सारी कुंवारी थी, सारी की सारी 20 साल से 30 साल के बीच की थी, सारी की सारी लड़की खूबसूरत थी और इत्तेफाक से सारी ही लड़की गरीब थी, मजबूर थी, पैसों की ज़रूरत थी और शायद उनके माँ बाप ने उनको इसीलिए भेज दिया था। तो लाइक करने का टाइम हो गया है दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दे। लाइक के बाद जो हाइप आता है स्टार और उसके बराबर में लिखा होता है हाइप, हाइप को टिक करें, एक पट्टी आएगी नीचे, उसको टिक कर दें, काम ख़त्म। सफ़र ज़िंदगी यूट्यूब चैनल, आप इसको भरपूर प्यार दें
ओरिजिनल कंटेंट मेरा देखने के लिए सफ़र ज़िंदगी चैनल या फिर फेसबुक पेज दास्तान ज़िंदगी हमारा यूट्यूब चैनल भी है और एक ज़बरदस्त स्टोरी है। जब हम आपको ये प्लेटफॉर्म है मेरे 4, आप दास्तान ज़िंदगी जो है वो फेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल भी है। सफ़र ज़िंदगी सिर्फ यूट्यूब चैनल है और ज़बरदस्त स्टोरी चैनल सिर्फ यूट्यूब चैनल है। इन चारों जगहों पर मेरा ओरिजिनल कंटेंट मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी प्लेटफॉर्म पर आप मेरे कंटेंट को सुनते हो या मुझे देखते हो तो वो फेक होता है। वो लोग मेरी वीडियो को चुरा करके अपने पेज पर या अपने उस पर अपलोड करते हैं। वहाँ आपको जो है ना तो ओरिजिनल वॉइस मिलेगी ना ही क्वालिटी ये मिलेगी। तो आपको मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ता हूँ कहानी में। अब दोस्तों होता क्या है कि गरीब परिवार की थी ये लड़की। आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे हालात हैं कि जहां जो लोग मालदार हैं तो इतने मालदार हैं कि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, और जो लोग गरीब हैं तो वो बेचारे बहुत गरीब हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए उनको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। और ये अमीरी गरीबी ये सब कुछ जो है ना दोस्तों, हर देश में हर जगह चलता है। कुछ जगह है, कुछ कम्युनिटी ऐसी है जो अपने गरीब लोगों को देख करके वो आंखें बंद करके नहीं सोते, वो बेफिक्री की नींद नहीं सोते। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि कुछ मुल्क ऐसे हैं जहां पर वो असली इस्लाम को फॉलो करते हैं, जो कि इस्लाम ने बताया है और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। अगर आपका पड़ोसी भूखा सो रहा है और आप आराम से भरपेट खा कर के सुकून की नींद सो रहे हो तो तुम्हारी ज़िंदगी हराम है तुम्हारे ऊपर। तुम बहुत बड़े बख्ता और गुनाह में शामिल होगे, यानी तुम पाप के भागीदार बनोगे कि तुम्हारा पड़ोसी भूखा सोए और तुम भरपेट खा कर के सुकून की नींद सो रहे हो, ऐश ले रहे हो, आराम कर रहे हो। तो जबकि अपने पड़ोसी की मदद करो, उसको भी खाना दो, रोटी दो। अगर तुम्हारे पास इतनी गुंजाइश है कि तुम उसकी सहायता कर सकते हो तो अपने पड़ोसी की ज़रूर। इसीलिए पड़ोसी का पड़ोसी पर बहुत बड़ा हक बताया इस्लाम के हिसाब से। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसानी हुकूक के लिए बहुत ज़ोर दिया है और कहा है कि आप अगर इंसानियत की रक्षा नहीं करते, अगर आप इंसानियत को सबसे ऊपर नहीं रखते तो फिर आपका जीवन जीना बेकार है। तो कुल मिलाकर के देखा यह गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो गरीब लोग हैं और जो मालदार लोग हैं वो उनकी सुध नहीं लेते, वो ज़्यादा उनको जो है ना खैरात ज़कात ये वो उसकी मदद। तो कुल मिलाकर के बात को समेटते हुए मैं बताता हूँ तो ये 12 लड़कियाँ जो हैं वो एक साथ आसपास की ही थी, एक ही शहर की थी, सब गरीब घर से थी। अब पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ से औरतें सऊदी अरब के अंदर या अलग देशों में, जैसे कि गल्फ़ कंट्री है जो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ काम करने के लिए सऊदी अरब के अंदर या गल्फ़ कंट्री में पाकिस्तान से औरतें सबसे ज़्यादा जाती हैं। हिंदुस्तान के अंदर से जो औरतें गल्फ़ कंट्री में काम करने जाती हैं उनकी तादाद इतनी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तानी मर्दों की तादाद ज़्यादा है औरतों के मुकाबले। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ बाहर काम करने के लिए, सऊदी अरब के लिए जाने के लिए औरतें सबसे ज़्यादा वहाँ से जाती हैं पाकिस्तान से। और ऐसा नहीं है कि सारी औरतों के साथ गलत होता है, बल्कि दोस्तों ज़्यादातर जो है ना 90-95% तो जिस काम के लिए बुलाया जाता है उसी काम में उनको रखा जाता है। और लोग बढ़िया पैसा कमाते हैं, बढ़िया कंपनियों में काम कर रहे हैं, बढ़िया जगहों पर, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कुछ 5% या 2-4% ऐसी औरतों और ऐसे आदमियों के साथ सऊदी अरब के अंदर ये हुआ है। जैसे आपने अभी कुछ दिन पहले देखा था, एक पिक्चर आई थी द गोट लाइफ, वो भी एक ऐसे मज़दूर के ऊपर बनाई गई थी जिन मज़दूरों को ये अरबी लोग उनके अकामे नहीं लगाते हैं और उनकी जो पासपोर्ट है वो छीन कर रख लेते हैं और फिर उनको बियाबान जंगल जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेत ही रेत होता है, उन रेतीले पहाड़ों में भेज देते हैं और वहाँ भेड़ और ऊंट चराने के लिए उनको, जहाँ पर ना उनको खाना सही से दिया जाता है ना उनको पानी सही से दिया जाता है, सूखी रोटी दी जाती है। ये जब ऐसे ऐसे मामलात वहाँ पर सामने आते हैं तभी एक हिंदुस्तानी फिल्म बनती है द गोट लाइफ। उसमें मजदूर की हालत उसमें कुछ बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया है, लेकिन ऐसा ही होता है दोस्तों। हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी या विदेशी जो मज़दूर वहाँ पर आते हैं उनके जब पासपोर्ट रख लिए जाते हैं वो बेचारे अपनी मर्ज़ी से ना कहीं जा सकते हैं उस देश के बाहर, यानी सऊदी के बाहर,
इस बात को मेरी आप किसी से भी आप पता कर सकते हो, कोई इसमें झूठ नहीं है। और इस विषय में वहाँ पर कई बार इस बात की चर्चा हो चुकी है कि जो मज़दूरों के हक हैं उनको जो सऊदी लोग अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इस कानून को यानी कफ़ाला को ख़त्म किया जाए और जो बाहर से मज़दूर आते हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, उनका पासपोर्ट ज़ब्त ना किया जाए। लेकिन इस तरह का अभी तक कोई कानून नहीं बना है। तो दोस्तों, बात कर रहा था मैं उन 12 लड़कियों की। 12 लड़की पाकिस्तान जो था वो गरीब घरों से थी पाकिस्तान के, और वो खादिम वीज़ा पर गई थी। लगभग 20 लड़कियों की वो वीज़ा भेजी गई थी, खादिम वीज़ा भेजी गई थी कि 20 लड़कियों की ज़रूरत है। लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे थे जिनके घर में रोज़ी रोटी की बड़ी दिक्कत थी, वो अपनी अपनी बेटियों को तैयार करते हैं और फिर उन्हें एक ये हुआ कि हमारी बेटी एक साथ जा रही हैं और वहीं आसपास में रहेंगी, एक दूसरे से मिलते रहेंगी, तो उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी, इसलिए वो अपनी बेटियों को भेज देते हैं। लेकिन जब एयरपोर्ट पर वो जाकर उतरती हैं सऊदी अरब, एक सऊदी शेख उनको लेने आता है और वो अपनी गाड़ी में उनको बिठाता है, और गाड़ी में बिठाने के बाद उनको वो लेकर के चल देता है। लड़कियां सब बैठी थी उस गाड़ी में, लेकिन सफ़र इतना लंबा हो गया था कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दूर दूर तक कोई शहर, कोई गांव नज़र नहीं आ रहा था। दोस्तों, आज भी सऊदी अरब के अंदर ऐसे ऐसे रास्ते हैं कि जिन रास्तों पर, जिन सड़कों पर जब गाड़ियां चलती हैं तो वहां आपको घंटे घंटे तक आपको कोई शहर, कोई गांव दिखाई नहीं देगा। और ऐसे बियाबान जंगलों में वहां कोई विला, कोई किला टाइप में उनके बने होते हैं अय्याशी के अड्डे। आप यहाँ फार्म हाउस अपने बनाते हैं लोग, हरियाली होती है, कुछ अच्छी जगहें होती है, लेकिन वहाँ के वो लोग फार्म हाउस बनाते हैं रेतीले मैदानों में, रेतीले पहाड़ों के बीच में, जहाँ उनके ऐशो आराम का तो सब सामान वहाँ पर मौजूद होता है, और फिर वो वहाँ पर करते हैं अय्याशी। ना तो उन्हें कोई रोकने टोकने वाला होता है और ना ही उन्हें कोई पकड़ने वाला होता है। और फिर उन 12 लड़कियों को भी वहीं एक ऐसी जगह पर पहुंचा दिया गया था जहां सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान था, जहां सिर्फ और सिर्फ या तो अय्याश लोग थे या फिर वो बड़ा किलानुमा घर था। हर ऐशो आराम की चीज़ वहां पर थी। वहां पर एक रूम में उनको जाकर के बिठा दिया। जब उन लड़कियों ने महसूस किया कि जिस काम के लिए उन्हें लाया गया है वो तो काम यहाँ कुछ ऐसा नज़र ही नहीं आ रहा है कि हमें किसी शहर में ले जाते, शहर में ले जाकर हमें अलग अलग घरों में ले जाते, हमें घरों का काम समझाया जाता। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद यहाँ पहले वो उन्हें समझाने के लिए लाए हों। दोस्तों, अभी वो ये बातें सोच ही रही थी कि तभी एक औरत वहाँ से आती है जिसने अर्धनंग कपड़े पहन रखे थे। जब वो औरत अर्धनंग कपड़े में आई तो उन लड़कियों को देख करके और भी ज़्यादा अचंभा हुआ कि सऊदी अरब के अंदर भला ऐसी अर्धनंग औरत कैसे, मतलब वो आ सकती है। यहाँ तो औरतें अपने बुर्कों में अपने जिस्म को ज़रा सा भी दिखाती नहीं है, जैसा कि सुना गया और जैसा कि देखा है कि वहाँ की औरतें जो है जब निकलती हैं घर से तो अपने सारे शरीर को, यहाँ तक के हाथों पर भी दस्ताने होते हैं, यहाँ तक के पैरों में भी दस्ताने होते हैं, उनका एक नाखून भी कोई नहीं देख सकता। लेकिन उनको बड़ा अचंभा, जब सिक्के का दूसरा रूप देखती है तो उनकी हैरत की कोई इंतहा ना रही। और वो जो अर्धनंग कपड़ों में औरत आई थी उसने एक थाल लिया हुआ था, उसमें थाल में सबके लिए कुछ कपड़े थे और वो कपड़े उन औरतों को, उन लड़कियों को देती है और कहती है कि इनको पहन लो, तुम सफ़र से आई हो और वॉशरूम में जाओ, बाथरूम में जाओ, जाकर के फ्रेश हो जाओ, बिल्कुल सही तरीके से नहा धो लो और फिर ये कपड़े पहन ले। तो औरतें भी वो सोचती हैं कि शायद, वो लड़की सोचती है कि हमें जो है, और जाहिर बात है सफ़र की थकी हुई है और खिला पिला करके हमें अपने काम पर भेजा जाएगा। इधर यहाँ जिस कंपनी ने हमें वीज़ा भेजी थी, या हो सकता है इनका ये सिस्टम हो, वो बेचारी जाती हैं वॉशरूम नहाने के लिए। वॉशरूम नहाने के लिए जब वो कपड़े बदलती हैं तो वो कपड़े ऐसे कपड़े थे कि जो बहुत ही शॉर्ट कपड़े थे और उन कपड़ों को देख करके उन्हें बड़ी हैरत हुई। अब वो बाथरूम से उन कपड़ों को नहीं पहनती हैं, बल्कि सभी के कपड़े जो थे वो शॉर्ट कपड़े थे। अभी जब ये पाकिस्तान अपने घर से सऊदी अरब गई थी तो भले ही ये गरीब थी लेकिन ये इज़्ज़तदार घर से थी। भले ही इनको 2 वक्त की पेट भर रोटी ना मिलती हो, लेकिन ये अपना जिस्म बेचने वाली लड़कियां नहीं थी।
ये तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर काम करने गई थी और काम करके मेहनत करके 2 पैसे अच्छे कमाने के लिए गई थी, क्योंकि सऊदी अरब में जो खादिमाएँ, जो खादिम वीज़ा पर औरतें बुलाई जाती हैं, तो वो घर का काम, घर का खाना बनाने के लिए, घर का पोंछा सफाई सुथराई करने के लिए औरतें वहाँ पर रखी जाती है। उन्होंने भी यही सुना था कि ये काम उनको करना होगा। उन लड़कियों ने भी आपस में, सबके माँ बाप ने मशवरा किया कि ये काम तो हम घर में भी करते हैं, वहाँ जाके कर लेंगे, इस काम के हमें पैसे मिलेंगे, लगभग 40-50 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। ये सपने लेकर के वहाँ गई थी। लेकिन जब वो वॉशरूम में नहाती है और नहाने के बाद जब वो कपड़े खोलती हैं पहनने के लिए, तो वो कपड़े बहुत ही शॉर्ट थे और बहुत ही बारीक कपड़े थे, जिन कपड़ों से उनका जिस्म, आधे से ज़्यादा जिस्म के पार्ट्स वो झांक रहे थे और चमक रहे थे। उन लड़कियों ने कोई भी वो कपड़ा नहीं पहना और अपने जो कपड़े उन्होंने पहने हुए थे पहले, वही कपड़े पहन करके बाहर आती हैं। तब वो औरत जो दोबारा आई, उसने देखा कि उन्होंने कपड़े नहीं बदले। वो उनसे कहती है अपनी अरबी भाषा में कि इन कपड़ों को चेंज कर लो, अपने कपड़े उतार दो और ये कपड़े पहन लो, तो वो बिल्कुल मना कर देती है। उसके बाद वो औरत वापस जाती है और कुछ जाकर दूसरे कमरे से किसी से कहती है। तभी एक बहुत हट्टा कट्टा अरबी शेख, हाथ में एक उसके कोड़ा था, जो कोड़ा आप जानते हो कि एक सऊदी अरब की जो एक पुरानी रस्म जिसको हंटर कहते हैं, आप यहाँ अरबी भाषा के हिसाब से उसको कोड़ा कहा जाता है, और यहाँ हम आप कहो तो हंटर, आप जानते हो हंटर के नाम से समझ जाए। वो हंटर था, वो लेकर के आता है और उनसे कहता है कि यहाँ तुम्हें हमारी मर्ज़ी से रहना पड़ेगा। वो लड़कियाँ कहती हैं कि साहब, जिस काम के लिए हमें बुलाया गया है, आप हमें वहाँ उन घरों में पहुँचा दिए। हम घरों में काम करने के लिए, सफाई सुथराई करने के लिए यहाँ पर आए हैं, खादिम वीज़ा पर आए हैं। वो आदमी कहता है कि आई तो तुम खादिम वीज़ा पर हो, लेकिन यहाँ तुम्हें हमारे तरीके से खिदमत करनी होगी। हम तुमसे जो काम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कराएंगे, वो काम तो तुम्हें करना है। खादिम वीज़ा पर ही तुम्हें यहाँ बुलाया गया है और खादिमा ही तुम्हें हमें रखना है, लेकिन हम जिस तरह से तुम्हें कहेंगे वैसे तुम्हें काम करना है। लड़कियाँ बड़ी परेशान थी, समझ गई थी कि शायद उनको किसी गलत तरीके से यहाँ पर बुलाया गया है। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। सब बेचारी एक दूसरे का मुंह तकने लगती हैं और उसने कहा कि अगर तुमने ये कपड़े नहीं बदले तो फिर तुम्हें इस हंटर से, इस कोड़े से मारा जाएगा, जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। बेचारी लड़कियाँ डर जाती हैं और वो कपड़े पहन लेती हैं। जब वो कपड़े पहने उन्होंने, तो आपने देखा होगा अक्सर जो गल्फ़ कंट्री के आपने डांसर देखी होंगी ना, जिस तरह के वो कपड़े होते हैं कि उनका आधा जिस्म ऊपर से खुला है और साइड से, मतलब जैसे कि फटे कपड़े या इस तरह का डिज़ाइन किया होता है कि जिस्म का हर अंग बड़ी खूबसूरती के साथ वो सामने वाले को दिखाई देता है। इस तरह के कपड़े बेचारी अपनी आबरू को ढांपती हुई वो जब बाहर आती हैं निकल करके, तो अब वो सऊदी जिसके हाथ में कोड़ा था, वो उनको कहता है कि आओ मेरे पीछे पीछे। जब वो दूसरे हॉल में उन्हें लेकर के पहुंचता है, तो वहाँ लगभग 10, 12, 15 आदमी पहले से ही मौजूद थे, बैठे हुए थे। उन लड़कियों को वो वहाँ पर लाता है और ला करके उनकी नुमाइश उनके सामने कराता है। उनसे कहता है लड़कियों के आगे पीछे घूमो, चल करके दिखाओ, अपना फिगर दिखाओ, इस तरह से हर एंगल से उनको दिखाओ, जैसा कि उनकी नुमाइश की जा रही हो। वो लड़की बेचारी चल करके दिखाती है आगे पीछे। वो सऊदी अय्याश लोग उनके मुंह से उनको देख करके राल टपक रही थी। लड़कियां नहा धो करके अच्छी खिल चुकी थी, अच्छी निखर चुकी थी। ऊपर से वो शॉर्ट कपड़े उन्होंने पहन लिए थे, तो वो जो खूबसूरती को शॉर्ट कपड़ों में ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, उनके हिसाब से तो वो एक परी, ये एक ऐसी हसीना लग रही थी कि जिसके बस फिर क्या था, उनमें से एक एक सऊदी कफील उठता है और फिर एक एक लड़की को अपने साथ थाम लेता है और कहता है कि ये हमारी हो गई, ये हमारी हो गई, ये हमारी हो गई। उसके बाद फिर उन लड़कियों को अलग अलग रूम में ले जाया जाता है। अलग अलग रूम में ले जाकर के उनके साथ फिर गलत काम करने के लिए वो सऊदी कफील कहते हैं, उन लड़कियों से कहते हैं कि अब आप अपने जो है वो हमारे सामने बेलिबास हो जाओ और फिर अब हमारे साथ इस काम को करो। लड़कियां रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, उनसे अपनी इज्जत की भीख मांगती हैं, मना करती हैं, लेकिन वो अय्याश, वो शैतान जो इंसानी शक्ल में, इंसानी जिस्म में शैतान होते हैं, वो
उनके ऊपर कोई भी उनके रोने का गिड़गिड़ाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उनके उस शैतानियत में और इजाफा होता है और उनके शैतानी जो रूप है ना वो और बढ़ जाता है। जितना वो रोती गिड़गिड़ाती हैं उतना ही उनके अंदर जो थी वो वासना की आग और ज़्यादा भड़कती है। फिर चलता है शराब का दौर और फिर होती है उन लड़कियों के साथ में ज़बरदस्ती, और फिर वहाँ वो सऊदी कफील उनके साथ में ज़बरदस्ती गलत काम करते हैं। और ये एक दिन नहीं बल्कि उनके साथ कई बार कई रातों तक चलता रहता है। उसके बाद फिर उन्हें दोबारा फिर नहला धुलाकर फिर अच्छे दूसरे कपड़े पहनाकर जो है फिर उनकी बोली लगाई जाती है। फिर वहाँ पर दूसरी कोई और पार्टी आती है, दूसरे और अय्याश लोग आते हैं, फिर उनको दिखाया जाता है, फिर उनके साथ में उनको भेजा जाता है। इसी तरह से ये मामला चल रहे हैं। ये 12 लड़कियां वहाँ पर एक अय्याशी करने का सामान बन चुकी थी। अय्याशी के उस अड्डे पर ये बेचारी मजबूर थी, परेशान थी, ये कुछ नहीं कर सकती थी, न वहाँ से भाग सकती थी, न वहाँ से ये कहीं जा सकती थी। ये बिना उनकी मर्जी के खिलाफ एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती थी। इनको टाइम पर खाना दिया जाता अच्छे से अच्छा, और इनको कहा जाता कि जितनी आप अच्छे तरीके से खुशी के साथ अपने आप को हमारे सामने इन सऊदी शेखों के सामने अपने आप को पेश करोगे खुशी के साथ में और इनका साथ दोगे, इतना ही तुम्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा। तुम्हें काम करने का जो काम तुमसे लिया जा रहा है उसका तुम्हें पैसा मिलेगा, तुम्हारे घर भी पैसा भेजा जाएगा, लेकिन इस काम को करना पड़ेगा। नए नए लोग यहाँ पर आएंगे, नए नए लोगों को तुम्हें खुश करना होगा अपनी अदाओं से। और इस तरह वो लड़की कहती है कि कुछ दिनों के बाद हमने उस दलदल में जहाँ पर हम फंस चुकी थी, हमने अपने आप को वहाँ पर ढीला छोड़ दिया, बिल्कुल हालात से समझौता कर लिया। क्योंकि जब तक हमने हालात से समझौता नहीं किया, उन्होंने हमें ज़्यादा से ज़्यादा नोचा, ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ दी और मारा पीटा, जो भी कुछ हो सका उन्होंने हमारे साथ किया। जब ये तमाम सब कुछ चलता रहा तो फिर हमने अपने हालात से समझौता किया और खुशी खुशी उनको अपने सामने जो है वो कबूल किया और अपने आप को उनके सामने पेश कर दिया। कहीं ना कहीं ये टीस थी कि कोई ना कोई दिन तो ऐसा आएगा जब कोई मसीहा यहाँ आएगा या फिर कोई ऐसा मामला सामने आएंगे जो हमें यहाँ से आज़ादी मिलेगी। दोस्तों, तभी इस रैकेट का जो ये गैंग था, तभी क्या होता है कि फिर जब वहाँ से लड़कियों की कोई खैर खबर नहीं पहुँचती है वापस अपने घर, इन लड़कियों को कई महीने हो जाते हैं सऊदी अरब आए हुए, लेकिन आने के बाद जब कोई खैर खबर घर वालों को नहीं मिलती है, कोई फ़ोन पर बात नहीं होती है, सारे वो बेचारे बड़े परेशान होते हैं। उन्होंने फ़ौरन जो है वो सऊदी एम्बेसी, जो पाकिस्तानी एम्बेसी काम करते हैं एक दूसरे मुल्क में, एक दूसरे मुल्क के लिए, वहाँ वो राब्ता करते हैं, बताते हैं कि जी हमारा 12 लड़की फला डेट को पाकिस्तानी एयरपोर्ट से जो थी वो सऊदी के लिए गई थी, लेकिन जिस काम के लिए उनको बुलाया गया था, जहाँ अब वो वहाँ पर हैं या नहीं हैं, उनका कोई फ़ोन, कोई हमसे संपर्क नहीं हो पाया। जब ये जोर दिया जाता है, वहाँ की थोड़ी हुकूमत जो है वो पुलिस प्रशासन थोड़ा हरकत में आता है, तभी फिर एक दूसरी खेप फिर और एक लड़कियों की बुलाई जाती है। उन लड़कियों को भी इसी तरह से वहाँ से ले जाया जा रहा था। तभी उस किसी मुखबिर ने या किसी वजह से प्रशासन पुलिस को वहाँ की जो है वो भनक लग जाती है कि लड़कियों से गलत काम कराने का एक रैकेट है, कुछ लोग काम कर रहे हैं और इन लड़कियों को ले जाया जा रहा है। तो उन लड़कियों को वहाँ से पहुँचने से पहले ही रास्ते में ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है उन लोगों को। और जब उनसे सख्ती के साथ पूछा गया कि तुम अब तक कितनी लड़कियों को मंगा चुके हो बाहर और कितनी लड़कियां हैं तुम्हारे पास, कहाँ तुम इनको ले जा रहे थे, जब सख्ती के साथ उनसे पूछा गया, मारा गया, पीटा गया, उनके पास साथ सख्ती गई, गोली मारने का उनको जो है डराया गया वहाँ के हिसाब से, तो अब उन्होंने वो बात कबूल की कि हमारे पास पाकिस्तान से आई हुई 6 महीने पहले 12 लड़कियां हैं। और जब उस जगह पर जाया जाता है तो एक रेगिस्तान में एक किला नुमा घर है, हर ऐशो आराम, हर शराब शबाब नशे की चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। तो पुलिस ने वहाँ पर छापा मारा, उन लड़कियों को बरामद किया गया। उन लड़कियों को बरामद करने के बाद उनको पहले मेडिकल इलाज दिलाया गया, उनको स्वस्थ ठीक ठाक, और जब वो ठीक ठाक अपनी सही हालत में होती है तो
तो अपनी वो पूरी कहानी बताती है कि कैसे 6 महीनों से उनसे गलत काम करवाया जाता था और 2-4 दिन हर रोज़ जो है दूसरे तीसरे दिन आदमी बदलते रहते थे। आज हमारे पास कुछ आदमी हैं तो कल पता लगा 2 दिन बाद कोई और दूसरे आदमी आते हैं। इस तरह से मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर हमारे साथ गलत काम होता रहा और हमें नहला धुला करके नए कपड़े पहना करके पहले उन नए लोगों के बीच में घुमाया जाता, हमारी नुमाइश की जाती, हमारी बोली लगाई जाती। वो लोग सबके हाथों में उनके शराब होती, जाम होती और फिर जिसके जो मर्जी आती वो उसको पकड़ करके अपने साथ ले जाता। और ये काम हमसे 6 महीनों से कराया गया, उन लड़कियों ने बताया। तो वहाँ का जो कानून था, जब ऐसे मामलात वहाँ पर सामने आते हैं और कानून के दायरे में और जब पुलिस की गिरफ्त में आते हैं तो फिर माफ़ी नहीं है दोस्तों। वहाँ जो आदमी उस वक्त में पुलिस के छापे में हाथ लगे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उनके ऊपर मुकदमा चलाने के बाद उनको जो भी मौत की सज़ा या जो भी उनको उम्र कैद की सज़ा जो भी वो तो फिर तय है, क्योंकि ऐसे मामलों में जो है वो माफ़ी नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तानी औरत, इनको बेचारियों को जो था वो 6 महीने इन्होंने जो पीड़ा झेली और जो तकलीफ़ें इन्होंने सही, उसके बाद इनको वापस सही सलामत इनको अपने वापस वतन भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह के हालात मज़दूरों के साथ भी होते हैं, आदमियों के। इंडियन बहुत सी, मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि गुजरात से एक ट्रक ड्राइवर की बीवी गई थी, वहाँ भी उसको जो है वेश्या बना दिया था। आज भी वो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, जिसमें का टाइटल है कि ब्यूटी पार्लर में वो काम करने के लिए गई थी, लेकिन उस औरत के साथ जो हुआ वो घर में सर्विस यानी ब्यूटी पार्लर का काम घर में भेजा जाता था उनको, और लेकिन वहाँ जाकर उनके साथ अय्याशी होती थी। ये मामला तो इस तरह के एक नहीं है दोस्तों, बहुत से ऐसी कहानियाँ निकल कर के सऊदी अरब की आती हैं कि जो असली जहाँ से मज़हब इस्लाम चला, जहाँ सही चीज़ें होनी चाहिए थी, इन चीज़ों का नामो निशान नहीं होना चाहिए था। तो ये चीज़ वहाँ पर आज के दौर में हो रही है, बड़ा गंभीर विषय है। चलिए दोस्तों, अब उन दोस्तों के नाम जो मुझे कमेंट करते हैं देखता हूँ कि किस भाई ने कमेंट करके क्या कहा। कमेंट करने वालों में दोस्तों सबसे पहला नाम आता है, इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल होता है, अगर वो साफ ही ना हो तो चमकता चेहरा किस काम का है। भाई जी मोहम्मद रऊफ़ वाइफ है, नाहिद बानो हैदराबाद से। बहुत अच्छी बात कही आपने रऊफ़ साहब, बहुत ही ज़बरदस्त बात कही। खुर्शीद भाई जी नमस्कार, अम्बालाल राजपुरोहित, गांव गुणानाल, ज़िला बलोतरा, राजस्थान से हैं और बहुत बढ़िया स्टोरी भाई जी आपने सुनाई। ये है नाना, इनकी आईडी पे नाम आ रहा है। आगे फिर एक कमेंट है लियाकत हुसैन, ये सऊदी अरबिया से हमें कहते हैं कि ब्रदर अमेजिंग कहानी आप। आदाब नमस्कार सत श्री अकाल खुर्शीद भाई जी, आपको हमारी तरफ से और मैं ओंकार छोटा भाई बक्सवीर, पापा जी राजप्रीत, दादाजी इकबाल सरदार, गांव जोड़कियाँ, ज़िला श्री गंगानगर, अब्दुल हादी, तकदीर फातिमा, डॉक्टर अब्दुल समी, कुली बाज़ार, कानपुर से। वेरी गुड स्टोरी माय डियर फ्रेंड। राधे श्याम शर्मा सिरसी, जयपुर, राजस्थान से हैं और ये कहते हैं कि आपकी स्टोरी बहुत अच्छी होती है। खुर्शीद भाई जी अस्सलाम वालेकुम। यह है कलामुद्दीन, मधुबनी, बिहार से। ब्यूटीफुल स्टोरी कोलकाता से। ये ज्योति शर्मा है और इनकी पत्नी रीना शर्मा है और बेटा इनका आदित्य है और बेटी आराध्या शर्मा है। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद भाई, स्टोरी आप ख़त्म होने के बाद भी कानों में आवाज़ गूंजती रहती है। जरीफ अंसारी, दिल्ली टू झारखंड से। अच्छा जी, सभी बहन भाइयों से विनती करता हूं कि खुर्शीद भाई को हर कहानी में लाइक किया करें और कमेंट किया करें और जो है हाइप भी कर दिया करें। जी भाई, यही तो हमारा इनाम होता है। और यह है जी राव मोहम्मद यासीन, लाहौर, पाकिस्तान से हैं। किसी ने सही कहा, कोई किसी राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हो गए। अब ये आता है अगला कमेंट, किसी ने सही कहा है, कोई किसी का ख़ास नहीं होता, लोग तभी बात करते हैं जब अकेले में उनका टाइम पास नहीं होता। हो क्या बात है। दानिश अंसारी, सरदना, मेरठ से। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जैसे करोगे वैसे पाओगे। मैं सुभाष पराशर, मेरी पत्नी है रिंकू देवी, मधुबनी, बिहार से। जो आपने कहानी सुनाई है बहुत अच्छी होती है। यह सुंदरलाल, राजकिशोर, चौरसिया, महाबालेश्वर से। हम किसी भी इंसान के दिल का अंदाज़ा उसके ज़रिए बेज़ुबान जानवरों के साथ लगा सकते हैं। तारिक हुसैन खान असीरी, कांग्रेस नेता। जयपाल त्यागी, यूपी बिजनौर से। उमेश राम, ज़िला कैमूर, बिहार से हैं।
अच्छा जी। और यह है इरफान मधुबनी, बिहार से, रोज़ाना सुनते हैं पंजाब में रह करके। मुकेश कुमार राजा की पत्नी है नीतू देवी। अच्छा जी, चलिए दोस्तों, सभी दोस्तों के नाम हो गए हैं। कल आपको फिर किसी नई स्टोरी में मिलता हूँ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।